सभी को नमस्कार। जैसे कि दोस्तों हम अपनी इस क्लास के अंदर बात कर रहे थे सल्तनत काल की जो कि हमने देखा 1206 से लेकर के और 1526 ईस्वी तक जो दिल्ली पे शासन करता है वह कहलाता है सल्तनत काल, जिसमें कुल 5 वंशों ने राज किया, उनके सुल्तानों ने। तो हमने पिछले वीडियो के अंदर देखा था खिलजी वंश, उससे पहले देखा था गुलाम वंश। आज हम बात करते हैं नंबर 3 तुगलक वंश। आज किसकी बात करेंगे? तुगलक वंश की, जो कि 1320 से लेकर के 1414 ईस्वी तक राज करेगा, शासन करेगा। सबसे लंबे समय तक कह दो, सबसे ज़्यादा साम्राज्य विस्तार इसी का था, तुगलक वंश का। इसके प्रमुख 3 शासक हुए हैं और उनका परिचय हम देखेंगे। जैसे कि नंबर 1 सबसे पहले गयासुद्दीन तुगलक, जो कि 1320 से लेकर के 1325 तक शासन करेगा, जो इसका संस्थापक होगा। उसके बाद में इसका पुत्र आएगा मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि 1325 से लेकर के 1351 तक सुल्तान बनेगा, शासन करेगा। उसके बाद में इसका चचेरा भाई, मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई आएगा फिरोज शाह तुगलक, जो कि 1351 से लेकर के 1388 ईस्वी तक शासन करेगा। उसके बाद में कुछ अयोग्य, निर्बल, कमजोर शासक बनेंगे और अंत में ये मानो कि 1388 के बाद में जो निर्बल शासक आते हैं वो लगभग 1414 ईस्वी तक शासन चलाते हैं और 1414 ईस्वी में तुगलक वंश का अंत हो जाएगा, पतन हो जाएगा। तो आज हम बात कर रहे हैं सल्तनत काल में तुगलक वंश की, और तुगलक वंश के जो प्रमुख शासक हैं उनका परिचय, उनकी उपलब्धियां, उनके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य, उनके ऊपर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ये 3 महत्वपूर्ण शासक हैं, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। नंबर 1 गयासुद्दीन तुगलक, जो कि 1320 से लेकर के 1325 तक शासन करेगा। उसके बारे में हम देखते हैं। गयासुद्दीन तुगलक, गाजी मलिक भी जिसको कहा जाता है, ने 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना की थी और उसके बाद में इसे ही तुगलक वंश का संस्थापक माना जाता है। बहुत ही बढ़िया और पहला ही महत्वपूर्ण कि उसने तुगलक वंश की स्थापना किसने की? तो याद रखना, गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। कहा जाता है कि खिलजी वंश के अंतिम शासक नासिरुद्दीन खुसरो शाह, जो खिलजी वंश का अंतिम शासक था, की हत्या करके गाजी मलिक, कौन? गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली का सुल्तान बन गया था, कह लूँ उसकी हत्या करके, और गयासुद्दीन तुगलक है वो दिल्ली का शासक बन गया, सुल्तान बन गया। सुल्तान बनते ही उसे प्रांतीय विद्रोहों का सामना करना पड़ा, ऐसा माना जाता है। इसने लगान निश्चित करने में बटाई का प्रयोग फिर से प्रारंभ कर दिया। कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो व्यवस्था की गई थी उसको सुचारू रूप से ये मानो रखा और उसने एक और नई व्यवस्था कर दी, बटाई का प्रयोग। इसने भू राजस्व की दर को 1/3 किया तथा सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया। ये महत्वपूर्ण है, नहरों का निर्माण करवाया था किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने नहरों का निर्माण करवाया। सिंचाई हेतु नहर निर्माण कराने वाला यह पहला शासक था। कौन? गयासुद्दीन तुगलक था। बहुत ही बढ़िया कि उसने कि दिल्ली सल्तनत काल में या भारत में नहर निर्माण का कार्य करने वाला पहला शासक कौन था? तो याद रखना है, गयासुद्दीन तुगलक था, जो तुगलक वंश का संस्थापक था। तेलंगाना के राजा प्रताप रुद्रदेव के खिलाफ उसने अपने पुत्र जुन्ना खां को वारंगल भेजा, जो कि कहा जाता है कि वारंगल के ऊपर इसका प्रथम आक्रमण था,
ऐसा कहा जाता है। तेलंगाना का नाम सुल्तानपुर रखा गया और उसको जीत करके इसने उसका नाम क्या रख दिया, सुल्तानपुर रख दिया। उसके बाद में कहता है इसने लगभग संपूर्ण दक्षिण भारत को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। और सर्वप्रथम कौन सा था, वारगल। सर्वप्रथम किसको मिलाया था, वारगल को मिलाया था, ऐसा माना जाता है। दक्षिण भारत के लगभग राज्यों को दिल्ली के अंदर अपने साम्राज्य में मिला लिया था। किसने, गयासुद्दीन तुगलक ने। उसके बाद में इसने जार्ज नगर, जिसे ओडिशा, जार्ज नगर ओडिशा में सैन्य अभियान किया। इसका अंतिम सैन्य अभियान बंगाल, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकल सकता है प्यारे विद्यार्थियों कि इसका अंतिम अभियान कौन सा था, बंगाल का था। बंगाल के विद्रोह का दमन था, जो कि किसके विरुद्ध था, कहा जाता है कि बलवंत का पौत्र था बुगरा, कौन था, बुगैरा खां के विरुद्ध था। इसका किसके विरुद्ध था, बुगरा खां के विरुद्ध था, ऐसा माना जाता है। उसके बाद में दिल्ली वापसी पर जैसे ही बंगाल को जीत करके दमन करके और वापिस आता है तो कहा जाता है कि आयोजित स्वागत समारोह में एक लकड़ी के भवन के गिरने से, एक लकड़ी का जो भवन बना रखा था उसके गिरने से 1325 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। किसकी, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। और कहा जाता है कि दिल्ली के पास में ही तुगलकाबाद में उसे दफना दिया गया, उसे दफना दिया गया। ऐसा कहा जाता है कि स्वागत समारोह के लिए निर्मित लकड़ी के भवन, जो कि तुगलकाबाद के समीप अफगानपुर गांव में था, वहां पर उसके गिरने से कहा जाता है कि 1325 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई और तुगलकाबाद दिल्ली के समीप उसे दफनाया गया, उसे दफनाया गया था। इसलिए ये एक प्रकार से तुगलक वंश का संस्थापक था और 1325 में इसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद में एक अति महत्वपूर्ण जानकारी, निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया जो एक सूफी संत था, ने इसे दिल्ली अभी बहुत दूर है, दिल्ली अभी बहुत दूर है, कहा था कि हनूज दिल्ली दूर आस्त। इसका उसके साथ मनमुटाव हो चुका था और उसे दिल्ली छोड़ने के लिए कहा गया था। किसे, निजामुद्दीन औलिया। उसकी लोकप्रियता को देख करके और इसको संशय हुआ और इसने आदेश निकाल दिया कि निजामुद्दीन औलिया को निकाल दिया जाए। तब उसने ये बात कही थी कि दिल्ली अभी बहुत दूर है, हनूज दिल्ली दूर आस्ती। तो ये महत्वपूर्ण है। किसको और किसने कहा, निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। कहने का निजामुद्दीन औलिया ने कहा था, किसको, गयासुद्दीन तुगलक को कहा था। इसके बाद में उसका पुत्र जुन्ना खां, जो मोहम्मद तुगलक के नाम से सुल्तान बना था, अगला सुल्तान तुगलक वंश का बना था। तो ये हमने देखा गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। एक तो संस्थापक वाला क्वेश्चन जरूर ध्यान रखना है, एक उसका पहला आक्रमण और अंतिम आक्रमण जरूर याद रखना है, और एक निजामुद्दीन औलिया ने इसे क्या कहा था, ये बात जरूर ध्यान रखना। तीनों ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उसके बाद में जो अगला शासक आता है, अगला जो शासक आएगा वह नंबर 2 मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 तक शासन करेगा। जुन्ना खां गयासुद्दीन का पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से शासक बना 1325 में। कब बना था, 1325 ईस्वी में। इतिहास में मैं एक बुद्धिमान मूर्ख शासक के रूप में
खूब स्वागत किया गया था। और कहा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक जो सुल्तान था उसने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया, काजी भी नियुक्त कर दिया और उसके बाद में उसे 1342 में राजदूत बनाकर चीन भेजा था। कहाँ भेजा था? चीन भेजा था, ऐसा माना जाता है। इसके समय सबसे अधिक 34 विद्रोह हुए थे जिसमें 27 विद्रोह अकेले दक्षिण भारत में हुए थे। मोहम्मद बिन तुगलक के समय कुल कितने विद्रोह हुए? 34, जिसमें सबसे ज्यादा 27 दक्षिण भारत में हुए थे। इसके समय ही विजयनगर साम्राज्य, बहमनी राज्य साम्राज्य और मदुरा की सल्तनत की स्थापना हुई थी। कहने का मतलब ये तीनों स्वतंत्र राज्य बन गए थे और एक विशाल साम्राज्य के रूप में सामने आए थे। विजयनगर साम्राज्य, बहमनी राज्य। सर्वप्रथम सूबों की आय व्यय का एक रजिस्टर तैयार करवाया था इसने। बहुत ही महत्वपूर्ण कि उसने सर्वप्रथम सूबों की आय व्यय का एक रजिस्टर तैयार करवाया। किस शासक ने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। उसके बाद में कहा जाता है कि ओट्स एवं जकात को छोड़कर सभी कर समाप्त कर दिया था इसने। सभी कर वो समाप्त कर दिए थे, ऐसा माना जाता है। और 1351 में सिंध, जो कि थट्टा, सिंध का स्थान कौन सा? थट्टा में विद्रोह करते हुए ये मानो कि इसकी मृत्यु हो गई। 1351 में इसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद में जो तीसरा महत्वपूर्ण शासक बनेगा वो होगा फिरोज शाह तुगलक। तुगलक वंश का तीसरा महत्वपूर्ण प्रतापी शासक कह सकते हैं। हालांकि उसने कोई ज्यादा विजय प्राप्त नहीं की थी, जो कि हमने देखा मोहम्मद बिन तुगलक। इसके बारे में कई इतिहासकारों ने अलग अलग कथन भी बताए हैं। जैसे कि कहा जाता है कि फिल्टन ने यह व्यक्त किया था कि मोहम्मद बिन तुगलक में पागलपन का कुछ अंश था। वहीं डॉक्टर आशीर्वादलाल श्रीवास्तव ने कहा है कि उसमें विरोधी तत्वों का मिश्रण था। वहीं सबसे महत्वपूर्ण जो कथन कहा है बदायूं ने, किसने? बदायूं कहता है कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। किसके बारे में? मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में ये बात कही थी। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। ये बात किसने और किसके लिए कही? बदायूं ने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कही थी। किसके बारे में? मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। अब देखते हैं तीसरा शासक फिरोज शाह तुगलक, जो कि 1351 से 1388 तक शासन करेगा। 1388 तक शासन करेगा। 1351 में फिरोज शाह तुगलक सुल्तान बना दिल्ली का, तुगलक वंश का, जो मोहम्मद तुगलक का चचेरा भाई था। बेटा मत कर देना, चचेरा भाई था। उसके बाद में बंगाल के हाजी इलियास के स्वतंत्र हो जाने से उसके विरुद्ध इसने 2 सैन्य अभियान किए, परंतु असफल रहा। कहने के अलावा फिरोज शाह कई मामलों में असफल भी रहेगा। इसने सरकारी एवं सेना की नौकरी को वंशानुगत बना दिया एवं योग्यता को हटा दिया। योग्यता को क्या कर दिया? हटा दिया। जो भी सरकारी नौकरी थी, सेना की नौकरी थी, उसे वंशानुगत कैसा बना दिया? पैतृक वंश परंपरा के आधार पे बना दिया था। इसने हिसार फिरोजा, बहुत ही महत्वपूर्ण कि इसने हिसार फिरोजाबाद और जौनपुर आदि नगर बसाए थे। बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई नगरों का निर्माण किया था, कई इमारतों का निर्माण करेगा, बाग बगीचे लगवाएगा। कहने का मतलब एक कुशल शासक कहा जा सकता है, जिसको ने कला के क्षेत्र में मान लो, स्थापत्य कला के क्षेत्र में मान लो, अन्य कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य किए थे। एक निर्माता के रूप में जाना जाता है इसको। तो हिसार फिरोजाबाद
हिसार फिरोजाबाद और जौनपुर कस्बे किसने बसाए थे? फिरोज शाह तुगलक ने बसाए थे, फिरोज शाह तुगलक ने। उसके बाद में अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, यह टोपरा तथा मेरठ से अशोक स्तंभ दिल्ली लाया। टोपरा का और मेरठ का जो अशोक स्तंभ है वो दिल्ली कौन लेके आया था? फिरोज शाह तुगलक लेके आया था, परंतु विद्वान इन्हें पढ़ ना सके, विद्वान इसको पढ़ नहीं सके, ये लेकर जरूर आया था, ऐसा माना जाता है। उसने 23, कई बुकों में 24 भी दे रखा है, उसने 23 करों को समाप्त करके केवल 4 मुख्य कर रखे थे। 4 मुख्य कर कौन कौन से? एक तो रखा था खराज, दूसरा जकात, तीसरा खम्स मैस, उसके बाद में जजिया, ये 4 कर ही रखे थे और सभी कर माफ कर दिए थे। कहा जाता है कि हांसी के पास का जो क्षेत्र है, हांसी के पास का जो क्षेत्र माना जाता है, हिसार हांसी कह दो एक प्रकार से, सिरसा का जो क्षेत्र है वहां पर कहा जाता है कि पानी की कमी दूर करने के लिए 2 नहरें खुदवाई थी। ये महत्वपूर्ण जानकारी है इसकी। कहां पे? हांसी और सिरसा के क्षेत्र में पानी की कमी को दूर करने के लिए नहरों की खुदवाई करवाई थी, जिसमें एक नहर तो सतलज नदी, सतलज से दीपालपुर तथा दूसरी यमुना नदी से सिरमौर के पास खुदाई गई थी। तो ये दोनों नहरें भी महत्वपूर्ण है, कई बार इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था, ब्राह्मणों पर भी जजिया कर थोपा गया था इसके द्वारा, ऐसा कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है। यही नहीं, इसने मुसलमानों के ऊपर भी जजिया कर लगा दिया था, जजिया कर लगा दिया था इसने। उसके बाद में दासों की संख्या में असाधारण वृद्धि हुई और लगभग कितनी? 1,80,000 दास, और दीवान ए बंदगान नया विभाग भी खोला गया था दासों के लिए। ये महत्वपूर्ण है, दीवान ए बंदगान। अनुवाद विभाग की स्थापना की, लोक कल्याण विभाग भी बनाया था, क्योंकि कहा जाता है कि इसको मध्यकालीन भारत का पहला कल्याणकारी निरंकुश शासक कहा जाता है। पहला भारत का, मध्यकालीन भारत का प्रथम कल्याणकारी निरंकुश शासक कहा जाता है। इसने दिल्ली में खरबूजों और अंगूरों की खेती को प्रोत्साहित किया। अनेक बाग भी लगवाए, अन्य बाग बगीचे भी लगवाए थे अनेक। और कहा जाता है कि 1388 में इसकी मृत्यु हो गई, 1388 में इसकी मृत्यु हो गई। ये एक धर्मांध, ये मानो कि महान शासक था। तभी तो डॉक्टर R.C. मजूमदार के अनुसार फिरोज शाह इस युग का सबसे महान धर्मांध और इस क्षेत्र में सिकंदर लोदी तथा औरंगजेब का अग्रज था, ऐसा माना जाता है, क्योंकि इसने ब्राह्मणों के ऊपर भी जजिया कर लगा दिया था, थोप दिया था, जजिया कर लगा दिया था इसने। उसके बाद में कहा जाता है कि 1388 में इसकी मृत्यु हो गई।